हाँ तो आइए आज हम लोग जो है मॉडल पेपर संभावित मॉडल पेपर 3 से शुरुआत करते हैं। आज हम 3 आपको आपके सामने फिर से शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं की अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताइए। व्हाट इज अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताइए हमें। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। भाई बता चुके हैं ना, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहली वह संख्या और दूसरी जो संख्या हो रही है वो, ठीक है। बात दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जल्दी बताओ बेटा। ये प्रश्न तो इतना कठिन नहीं है, इसका तो आंसर आप लोग को तुरंत खट्ट से देना चाहिए कि सर इसका अभाज्य संख्याएं आपने पूछी है, इसकी वजह संख्याएं 2 होंगी। 2 होंगी क्यों, क्योंकि इसका पहली तो 1 फैक्टर हो जाएगा, दूसरा 2 स्वयं होगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ये आप चित्र बनाकर इसको चेक करिएगा, ठीक है। तीसरा है यदि कॉस स्क्वायर थीटा, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान पता करना है, बताइए साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा और इसको कैसे निकालेंगे आप बताइए मुझको। बाबा थोड़ा सा वो करो, दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाने से ही सब आता है, लड़ाओ थोड़ा सा दिमाग, आएगा कैसे नहीं साला, सवाल की कितनी औकात की नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1/2 के, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसी का मान हमको निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ। अरे भैया हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितने के होता है, 1 के होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है 1/2 रख दो, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1/2 करिए कितना हो जाएगा। यहां लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां पे 2 का एलसीएम हो गया, बचा कितना 2 - 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना आ गया 1/2। जब 1/2 आ गया तो 1/2 कहीं लिखा है, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा भाई। सबसे पहले लिखेंगे इसकी त्रिज्या दी हुई है, क्या दी है त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दी है 14 सेमी, 14 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में कितना बनाया गया कोण है, 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने के बराबर होगा, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने के बराबर होगा 360 डिग्री बटा 60 के 6 6 के 36, यानी कितना 6 मिनट के बराबर होगा, 6 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्या निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। चलो भैया इसका अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा बताओ, अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा भाई। इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री के, ये हमें पता है। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू रख दो, ये हो गया 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 है, 14 गुणते 14, 14 गुणते 14, थीटा कितना आया है 6/360 डिग्री, यही है, काट लो, 7 दूनी 14 हो गया, सब कुछ कर कर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब यहां क्या करेंगे 11 गुणते 14/15 के,
तो ये कितना हो जाएगा 154/15 के। अब बताइए कितना आएगा आंसर भाई 10.26। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ए आपका एकदम सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं इस पर। ये सवाल तो बहुत इजी है। एक बार हम वार्ता बंधन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध बताना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या बताना है, संबंध को बताना है। तो इसका तो फॉर्मूला आपको मालूम है, ऑप्शन नंबर सी देखो दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं ये, यदि किसी बारंबारता बंधन का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो उसका बहुलक क्या होगा। अभी अभी फॉर्मूला आपने लिखा था क्या, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही होता है फॉर्मूला। रख दो। माध्यिका माध्य कितना है, माध्य है 2.20.5, 2 गुणते 20.5। माध्यिका कितनी है 3 गुणते 20, तो ये हो गया 60 माइनस कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 1 2 दूना 4, 41.0 काटो कितना आ जाएगा, इसको काटो कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। ये लमसम आपका 19 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार पर बीसी के समांतर रेखा पीक्यू खींचा गया है। तो पीक्यू जो है अनुपात बीसी के 1:3 में है। तो एपी तथा पीबी का अनुपात क्या होगा। हमको एपी और पीबी यानी एपी अनुपात पीबी यही हमें निकालना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। यहां पे लिखेंगे एक चीज, क्या लिखेंगे बताइए। यहां पर ऐसा क्या लिखना होगा जिससे काम हो जाए हमारा, है बताओ जल्दी जल्दी बोलो भाई, क्या लिखना होगा जल्दी बोलो। अरे भैया यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी, इसी से तो शुरुआत करोगे। त्रिभुज ए बी सी जिसमें क्या लिखोगे, बीसी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ठीक है। बीसी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज कितने के बराबर है, त्रिभुज ए बी सी के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखो, एंगल ए और एंगल ए ये क्या है, ये आपस में उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया। जब ये भी मामला क्लियर हो गया तो इसमें क्या होगा, एंगल ए पी क्यू बराबर है किसके, एंगल ए पी क्यू किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के। ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। बात समझ में आ गई। चलो अब देखो निकल कर क्या आता है, कितना अनुपात निकल कर आता है यही देखना है, ठीक है। तो यहां होगा एंगल ए क्यू पी बराबर है एंगल कितने के, ए सी बी के, ए सी बी के। ये भी संगत कोण के बराबर है। बात समझ में आ गई। चलो अब बताओ क्या होगा भाई। यहां पे देखो एपी हो गया बटा पीबी बराबर है कितने के, पी क्यू बटा बीसी के। तो ये कितने के उसमें है, 1/3 के। देखो 1/3 दिख गया हमको, 1/3 दिख गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसी से ये निकल के चला आएगा। 1/3 दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, 1/3 प्रश्न में दिया हुआ है। चलो देखो अब इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसमें करेंगे, एक फॉर्मूला होता है 3AP जो कि बराबर है कितने के, 3AP जो कि बराबर है कितने के, AP प्लस पीबी के, AP प्लस पीबी के। तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा AP, ठीक है, AP अपॉन AP प्लस पीबी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये बताइए जल्दी जल्दी। ये भाई ये पीबी जो है ये बराबर हो जाएगा 2 के, कितने के बराबर हो जाएगा 2AP के। तो देखो अब 2 के दिख गया, तो यानी ये कितना हो गया 1/2, यानी 1:3। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न, आगे का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है। यदि cos थीटा बराबर sin थीटा कितने है, तो कोण में थीटा कितने के बराबर होगा, थीटा कितने के बराबर कहलाएगा। आइए समझिए कि थीटा कितने के बराबर कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कह रहा है cos थीटा जो है वो sin थीटा के बराबर है, cos थीटा बराबर है sin थीटा के। 0 डिग्री इतना बराबर 90 डिग्री, ये भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं,
चलो गलत हो गया, यहां दिया है 0 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा और ये इज देन 90 डिग्री, ये दिया है। तो इसमें तुम एक चीज लिख सकते हो, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग दे दिया, थीटा से थीटा कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या? साइन कॉस थीटा। साइन कॉस थीटा बराबर होता है कितने के? tan थीटा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? tan थीटा के। तो 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। अब तुम ये बताओ बच्चा लोग कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब उसका मान 45 डिग्री होता है, सॉरी जब उसका मान कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है? हर में कितना है? ये जो नंबर लिखा है फिर यहां लिख रहा हूं, ये है 1458 बटा 1250। इसमें क्या करना है आपको? 2 की पावर m गुणित 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि दशमलव प्रसार के कितने स्थान तक होगा। दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा यही पता करना इसमें हमको जरूरी है, बिना इसके पता किया हमारा काम नहीं होने वाला है। आगे बढ़िए, कैसे पता करेंगे भाई? 1250 का सबसे पहले आप ये कर लीजिए गुणनखंड, क्या करेंगे? 2 छंग 12, ये हो गया 625। इसके बाद क्या करेंगे बताइए? 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 हो गया, फिर ये 25 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिख लीजिए 1458 गुणते 2, 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 3। यहां कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 गुणते 5 की पावर 4। देखो 4 तो दिख ही रहा है, 4 हमको दिख ही रहा है। तो जब 4 दिख रहा है तो यही आंसर हो गया भाई। नीचे जो पावर सबसे ज्यादा होती है वही यहां उठाकर रख दी जाती है। बात क्लियर? इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। चलो, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक क्या होंगे? इनके शून्यांकों को पता करना है भाई। इनके शून्यांकों को पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो बताओ भाई? ये हो जाएगा y बराबर कितने का हो जाएगा? fx के। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? y बराबर fx के। ठीक है, ग्राफ जितनी बार, देखो एक चीज लिख रहा हूं ध्यान से देखना, ग्राफ जितनी बार, ग्राफ जितनी बार x अक्ष को, ग्राफ जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 0 होगा, उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही क्या होंगे? शून्यक, उतने ही शून्यक होंगे। चलो भैया, ये मामला तो क्लियर कर दिया। अब यहां देखो 1 2 3 4, 4 हो रहा है। जब 4 हो रहा है तो तुमको एक चीज मालूम है, 4 हो रहा है, 4 हमने दिखा भी दिया कि कहां कहां टच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है, इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। पीछे ये था, 11वां ये है, क्या है? आकृति में इतना दिया हुआ है तो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि इतना इतना है, तो पी टी क्यू निकालना है, यानी ये पी टी और क्यू, यही हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे भैया बताओ? बताओ, इसमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखो कि ओपी ठीक है परपेंडिकुलर है किस पर? पीटी पर। ओपी परपेंडिकुलर है किस पर? पीटी पर। और ओक्यू परपेंडिकुलर है किस पर? TQ पर। चलो भैया ये मामला क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? एंगल OPT बराबर है कितने एंगल के? OQT के। OQT के जो कि बराबर है कितने के? 90 डिग्री के। देखो दिख गया, OQT के जो कि बराबर है कितने के? 90 डिग्री के। चलो भैया ये भी मामला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट रख सकते हो ना भैया? देखो यहां से डायरेक्ट रख दे रहे हैं हम कि इन सब चीजों में समय खराब करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समय खराब करना कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें समय नहीं खराब करना है, आगे बढ़ते चलना है इंसान को। ठीक है, जितना ही जल्दी जल्दी करते चलेंगे उतना ही हमारा समय हमको मिलता चलेगा और बचता चलेगा समय। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या होगा इसका।
हमको एक चीज मालूम है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, ठीक है, प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल टी क्यू ओ, टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये बराबर है कितने के? ये बराबर है 360 डिग्री के। ये चीज हमें पता है। जब ये पता है तो इसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ रखना है एंगल पी टी क्यू, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्लस एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ कितने के बराबर है भाई? 90 डिग्री के बराबर है, दिख रहा है। एंगल टी ओ क्यू कितने के बराबर है? एंगल टी क्यू ओ भी 90 के बराबर है, प्लस एंगल ये कितने के बराबर है? ये भी 110 डिग्री के बराबर है। चलो एंगल पी टी क्यू, अब ये जोड़ लो, ये हो गया कितना? ये हो गया कितना? 180 प्लस 110 बराबर है कितने के? 360 डिग्री के। तो 180 110 को जोड़ लो, एंगल पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? प्लस ये हो जाएगा 092 290 बराबर 360 डिग्री के हो जाएगा, ठीक है। चलो एंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290, ये बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के। कितने के? 70 डिग्री के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्त बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? फिर बता चुका हूं, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया और व्यास का मतलब होता है डायामीटर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या रहा है। भाई देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बात क्लियर है? तो 9 पाई बटा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, बचा कितना? 9 बाई आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना होगा? √9, यानी आर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा करनी से, तो ये आ जाएगा r बटा 3, यानी आपका जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो निकल कर आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई? 3 आ गई भाई। त्रिज्या कितनी आ गई? 3 आ गई। अब जब त्रिज्या 3 आ गई तो हमको करना क्या था? इसका व्यास फाइंड करना है। व्यास कितना होता है? इसका 2 गुना होता है, यानी 6। ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जब एक पासे को फेंका गया तो सम संख्याएं आने की प्रायिकता क्या होंगी? सम संख्याएं, सम संख्याएं लाना है एक पासे को फेंकने पर, कैसे लाओगे बताओ? इसका सबसे अच्छा होता है NS, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा कितना होता है? ये हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल कितने के बराबर है? ये टोटल 6 के बराबर है। बात क्लियर हो गई? चलो अब क्या करोगे? अब एनी आने का क्या वो है बताओ? यहां से आ जाएगा 2, यहां से 4, यहां से 6, तो ये कितनी हो गई? 3। तो 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2। 1 बटा 2 कहां दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर आपका एकदम सही आंसर है। बात क्लियर हो गई? चलिए 14वें प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? एक कार के 2 वाइपर है जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक वुहर पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बिना परेशान हुए इसको लगाना है। ये सवाल थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड का सवाल दे दिया है, ठीक है। इसमें एक चीज मैं तुमको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा एक वाइपर द्वारा बना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 गुणते एक वाइपर द्वारा बना, एक वाइपर द्वारा बना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक आप ये इस तरफ लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू कितना हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री के। यहां पे क्या हो सकता है? 2 इंटू क्या होगा भाई? यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 120 बटा 360 डिग्री। भाई ये कट गया, 12 1 का 12 36। चलो अब क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर आएगा, देखो यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सब कट ही गया, तो आपका आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी एक सामान्य वर्ष में? तो एक
वर्ष में कुल दिन, एक वर्ष में कुल दिन कितने होंगे? एक वर्ष में कुल दिन कितने होंगे? 365। ठीक है, तो जब 365 होंगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 364 प्लस 1, यही हो सकता है। ठीक है, तो 52 सप्ताह भी लिख सकते हैं, प्लस 1 दिन लिख सकते हो। ठीक है, एक सप्ताह में कुल दिन कितने होंगे? अब यहां पे बात होगी एक सप्ताह में कुल दिन। एक सप्ताह में कुल दिन कितने होंगे भाई? 7 हो जाएंगे। एक सप्ताह में कुल दिन कितने हो गए? 7 हो गए। तो 53वां सोमवार आने की प्रायिकता, तो 53वां सोमवार आने की प्रायिकता, तो 53वां सोमवार आने की प्रायिकता कितनी होगी? 53वां सोमवार आने की प्रायिकता कितनी होगी बताइए भैया? 1 हो जाएगी ना, यही 1 तो बचा था, वही 1 हो जाएगी। तो क्या होगा? 53वां सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए? 1/7। 1/7 कहीं है? देखिए, हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। सबसे पहले लिख लो कुल गेंदें। क्या लिख लो? कुल गेंदें कितनी है? 3 + 5 = 8, जिसमें से लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद, देखो लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 3। ठीक है, काली गेंद कितनी है? देखो पहले लिखते चलो जो कह रहा है। काली गेंद कितनी है? काली गेंद है 5, कुल गेंद है 8। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें लाल गेंद निकालना है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 3/8। भाई 8 गेंद है, 3 है, तो 3/8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। अब आइए देखते हैं चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर है, AK यानी ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BC 3.5 है, BC जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, HK यानी ये 7 सेंटीमीटर है। तो AC का मान कितना होगा? इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसके मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बताइए? अरे भैया इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। 2 त्रिभुज है, त्रिभुज AHK, देखो 2 त्रिभुज है, त्रिभुज AHK सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के, यही तो होगा, कोई और दिक्कत नहीं। तो AK/AC बराबर है कितने के? HK/BC, जो कि बराबर है कितने के? AH/AB। तो कितना हो जाएगा बताइए? यहां हो जाएगा 10/AC, यही तो निकालना है। HK दिया है 7/BC, कितना दिया है? BC है 3.5, यही दिया है। हो गया मामला। अब इसको काट छाट लो। ये कैसे हो जाएगा? 7AC बटा कितना हो जाएगा? 3.5/10 के। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 गुणते 10/7 के। 7 × 5 = 35, 5 कर लो। कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ भैया? इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद के लिए fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? देखो इसमें भी शून्यांक पूछ लिया है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 शून्यांक ही होंगे। ये चीज आपको दिख रही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां जहां ग्राफ h को काटेगा उतने ही शून्यांक होंगे। देखिए जहां, ठीक है, जहां जहां ग्राफ x अक्ष को काटेगा, जहां जहां ग्राफ x को काटेगा उतने ही शून्यांक होंगे, उतने ही शून्यांक होंगे। बात क्लियर हो गई? उतने ही शून्यांक कहलाएंगे। तो इसमें कितने शून्यांक दिख रहे हैं? इसमें 2 शून्यांक दिख रहे हैं। x को काटने वाला 1 शून्यांक और x को काटने वाला दूसरा शून्यांक। इसमें सिर्फ आपको 2 ही शून्यांक दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके बाद कौन सा प्रश्न है? चित्र में बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे? बिंदु P के निर्देशांक को बताना है। अरे भैया दिख रहा है, देखो ना, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यही आपका शून्यांक होंगे। भाई वो होता है तो -3 होता है। क्या होता है?
ये भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, तो -3 -2 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है भाई। देखो कुछ सवालों को सिर्फ देखते ही मारना है, उसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब यहाँ लिख रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा? भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? हमको मालूम है, √3 का होल वर्ग माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का होल वर्ग। कर लीजिए, वर्ग से कट गया, बचा कितना? 3 बटा कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 1/4 यानी कितना हो गया? 2/4 यानी 1/2। 1/2 कहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर। इन सब सवालों में कुछ करना ही नहीं होता ना बेटा। आज यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद सारी चीजों को बाकायदा प्यार से समझेंगे और करेंगे। क्या है? के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + 3y k - 3/0 है एवं इतना है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कि नहीं होंगे अनेक हल, यही देखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे आप? इसमें कुछ नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 प्लस बराबर c1/c2। आज हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब यहाँ पे a1 का मान आप के मान लीजिए, a2 का मान आप क्या मानेंगे? a2 का मान आप क्या मानेंगे? 12 मानेंगे। ठीक है, b1 का मान क्या मानेंगे? b1 क्या है बताइए? 3 है। और b2 क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, b2 क्या होगा? b2 जल्दी बताइए, b2 क्या होगा? b2 क्या होगा? ठीक है, c1 क्या होगा? C1 को क्या मानेंगे आप? k - 3 मानोगे। ठीक है, और C2 को क्या मानोगे? C2 को क्या मानोगे? -k मानोगे। बस अब समीकरण में रखकर इसको हल करना है, समीकरण में रखकर इसको हल करना है। बताइए हल कैसे होगा? ये बताइए कैसे होगा भाई? यहां हो जाएगा k/12 बराबर 3/k, तो ये कितना हो जाएगा? k² / 36k, तो k/6k। ये आपको मालूम हो गया कि k बटा कितना आ गया? 6k आ गया, +- 6k। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ रख लीजिए b1/b2 बराबर c1/c2। इसकी रख लीजिए वैल्यू, b1/b2 + c1/c2 की वैल्यू रखेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 3/k बटा k - 3/-k। इसका तिरिया गुणा आपस में कर लीजिए, इसका तिरिया गुणा आपस में होगा, क्या होगा? -3k बटा k² - 3k। -3k से +3k कट जाएगा, -3k से +3k कट जाएगा, तो k² बटा कितना बचेगा? 0। तो k बटा कितना हो जाएगा? +-0। ये आपको दो वैल्यू निकल कर आ गई, ये दो वैल्यू आपकी खट्टे से निकल के आ गई। अब इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ करेंगे k/12 3 - k बटा -k। ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये करेंगे तो आएगा, बता दे रहे हैं, यहाँ k की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। इसके आगे की बात अब करेंगे यहाँ से। चलिए देखिए क्या करेंगे अब इसमें देखिए क्या करेंगे। इसमें करेंगे -k² बराबर 36 - 12k। ये हो जाएगा, तो जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बताइए, -12k। चलिए, ये हमको मामला क्लियर हो गया। तब यहां से बना लीजिए, यहाँ क्या बनाएंगे? k² - 12k - 36/0k। ये आपका इक्वेशन बनकर आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ गई? +12 होगा। ये हो गया। अब इसको जो तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे बताइए? इसको तोड़ने का तरीका बताइए। k² - 6k बराबर 0k, तो k बराबर एक ब्रैकेट में k - 6, यहाँ -6k -6, यही होगा ना? कोई दिक्कत नहीं, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ यही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा k - 6/0k, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 6k। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? k - 6/0k, तो यहाँ क्या हो जाएगा? k/6k। तो दोनों देखिए वैल्यू k की कितनी आ गई? 6 आ गई। दोनों वैल्यू 6 की कितनी आ गई? 6 आ गई। ये सवाल आपका हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तो बाल्टी की धारिता कितनी होगी? ये बाल्टी की धारिता आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बाल्टी की धारिता। मान लीजिए एक बाल्टी हमने बना दिया, ये एक बाल्टी आपके सामने बन गई। बात समझ में आ गया? ये इसका 28 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको 45 सेंटीमीटर माना है ऊंचाई को। ठीक है, और आपका ये जो इसकी त्रिज्या है ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब आपको सॉल्व करना है। इसे कैसे करेंगे? यहां लिखिए क्या? बाल्टी की
धारिता क्या हो जाएगा, बाल्टी की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन, बाल्टी की धारिता बराबर छिन्नक का क्या होगा, छिन्नक का आयतन होगा। बात समझ में आ गई, बाल्टी की धारिता बता छिन्नक का आयतन, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई, ब्रैकेट में क्या होगा R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2, यही होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है, इंटू H इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने निकलकर खट्टे से आ जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे आगे जानिए समझिए, यहां रख देंगे 1/3, ठीक है, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, गुणते रख दे रहा हूं, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख दूंगा कितना होगा, ठीक है। बात समझ लीजिएगा इस चीज को, हर एक चीज बताने का ना तो समय है आपके पास, और अब जल्दी जल्दी बस आपको बढ़ना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुणते 7, ये हो गया भाई। इसको करिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ गुणते 45 है, देखिए यहाँ 45 है, यहाँ कटेंगे 3 × 3 15 45 हो जाएगा, टोटल कितना होगा बताइए, छिन्नक का आयतन, ये फॉर्मूला हम आपके सामने लिख चुके हैं, ठीक है, यही सॉल्व कर दे रहा हूं उस सवाल को। बताइए इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15 गुणते 22/7, ये चलाएगा इधर, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 28 गुणते 4, 28 गुणते 4 प्लस 27 प्लस 28, यही होगा ना कि कुछ और होगा, यही होगा, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, इसको काटिए, इसको काटिए, कितना होगा ये, यहां गुणते 7 होगा, यहां गुणते 7 हो जाएगा, 7 से 60 कट गया, बचा कितना, ये हो गया 330, 330, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 प्लस कितना होगा 28 7 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 7 56 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 307 गुणते 147, 307 गुणते 147 कितना हो जाएगा 48,510 सेंटीमीटर का घन आएगा, क्योंकि छिन्नक के आयतन की बात कर रहा था। निकल आया, निकल आया कि नहीं निकल आया भाई, निकल आया कि नहीं निकल आया, यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए सवाल कौन सी है, आगे ये सवाल है, क्या है, चित्र में एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, दिए गए कि AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर है। तो कैसे करेंगे आप, इसमें एक चीज लगेगा, क्या लगेगा, इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, त्रिभुज ABD में क्या होगा जल्दी बताइए, यहां पे होगा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्या होगा यहां हो जाएगा ABD में AB का वर्ग, देखो फिर से बता दे रहे हैं, यहां हो जाएगा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ADB है भैया, देखो नजर हटती है दुर्घटना घट जाती है, ADB में, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, AB का वर्ग बराबर है कितने के, AB का वर्ग कितने के बराबर है, AD के वर्ग के, AD का वर्ग प्लस BD के वर्ग के, ये आपका पहला समीकरण हो गया। पहला समीकरण आपके सामने हो गया। आप त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या होगा, AC का वर्ग बराबर कितने के हो जाएगा, AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। आप दोनों समीकरणों को एक साथ रख लीजिए, दोनों समीकरणों को एक साथ रखने पर क्या हो जाएगा, लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, भाई समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, जोड़िए जल्दी से, समीकरण 1 व 2 को जोड़िए, AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर है कितने के, AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर है कितने के, प्लस AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग माइनस कितने के, AD के वर्ग के, कितने के, AD के वर्ग के। देखो AD कटेगा कहीं, हाँ AD से AD कट गया, बचा क्या, क्या बचा,
ये बचा ए बी का वर्ग प्लस सी डी स्क्वायर। देखो वही चीज बच गई जो ऊपर थी, देखना अभी यहाँ पे बचेगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखिए इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। भाई जल्दी जल्दी करिए, समय आप लोगों के पास बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास करिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, इसको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? लिखिए, माना 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो भैया इसको मान लिया। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या के बारे में आपको पता है। परिमेय संख्या क्या होती है? आपको मालूम है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होती है और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इतना हमको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बाई क्यू के, p बाई क्यू के, जहां पे हमको ब्रैकेट में पता है क्या, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए और बताइए, तो अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा? p माइनस p बाई क्यू माइनस 6 के हो जाएगा। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां कह सकते हैं p बाई क्यू माइनस 6, p बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक क्या है? अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 जो भी आता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें पता था, ये बात हमें पता थी। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात क्या लिख सकते हैं? चलो इतना सभी ने नोट कर लिया, अब हम मिटाते हैं इसको ऊपर से। देखो यहां तक सबको पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं? बताइए क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं अर्थात क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 6, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा क्या है? अतः हमारी अवधारणा गलत है। यहां लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे? किस मान के लिए एक ही रेखा पर होंगे? हाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या? ये एक हमने लाइन खींच दी, चलो ये एक लाइन खींच दी। ठीक है, पहला बिंदु ये हो गया जिसको कि हम कहेंगे k, -1। बात समझ में आ गई? दूसरा बिंदु ये हो गया जिसको कि हम कहेंगे 2, 1 और तीसरा बिंदु ये हो गया, इसको कहेंगे 4, 5। चलो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज बराबर कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। चलो तो अब यहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमें पता है। इसी फार्मूला में अपनी सवाल रख दीजिए, खट्ट से आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। 1/2 x1 क्या है? बताइए x1 क्या होगा इसमें? 1/2 x1 क्या होगा इसमें?
भैया ये हो जाएगा के ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, के ब्रैकेट में कितना होगा 1 - 5 प्लस के ब्रैकेट में 1 - 5, जल्दी जल्दी आप लोग लिखते चलिए इसको, प्लस 2 y3 - y1 कितना होगा 5 माइनस 1 प्लस x3 कितना होगा x3 कितना होगा बताइए 4 -1 प्लस 1। भाई ये तो कट गया, 0 आ गया, चलो वो 0 हो गया पूरा। अब ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना होगा जल्दी बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा -4 के, ये हो जाएगा -4 के प्लस 12 -8 के, कितना हो जाएगा 1/2, 12 में 8 4 के, 12 में 8 घटाइए कितना होगा, 12 में 8 घटाइए कितना होगा 4 होगा, प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 के प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद बताइए क्या होगा, अरे बाबू इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, इजी चीजों को भी तुम लोग चाहते हो कि मास्टर करा दे, बताइए उसके बाद इक्वेशन तो ये क्या होगा, अरे बाबू 4k बराबर 4k हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर कितना होगा 4/4 यानी 1, k का मान कितना आ गया 1 यहां लिख लीजिए k का मान 1 होगा। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की जो त्रिज्या है कितनी है, उनके आधारों की त्रिज्या R1 और R2 है, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है, ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है, इसको सिद्ध करना है आपको। कैसे सिद्ध करेंगे बताइए, बहुत ईजी सवाल है ये, ठीक है। यहां पर सबसे पहले लिख लीजिए दोनों शंकु की ऊंचाई, दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी है h है, दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी है h है, ठीक है। त्रिज्याएं कितनी है, त्रिज्याएं कितनी है R1 है कॉमा R2 है, 2 त्रिज्याएं हो गई, ठीक है। 2 त्रिज्याओं के बाद क्या मामला है बताइए। अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई भी कितनी है h है। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया मामला। अब क्या लिखोगे, अब बेलन का आयतन बराबर, यहां लिख लीजिए फॉर्मूला, क्या बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों शंकुओं के आयतन के योग के बराबर है, दोनों शंकुओं के आयतन के योग क्या है, के बराबर है। भाई चलो ये भी मामला क्लियर हो गया, चलो गुरुजी आपने ये भी मामला क्लियर कर दिया। अब क्या करोगे, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला में रख दोगे, खट से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आओ देखते हैं। इसको तुमने एक तरफ रख दिया भाई, πr²h, ये हो गया आपके बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन कितना हो गया πr²h, बराबर कर लीजिए, बराबर कितने के हो जाएगा 1/3 πr1 का वर्ग, ठीक है, इंटू h प्लस 1/3 पाई कितना हो जाएगा पाई R2 का वर्ग गुणते कितना होगा h, ठीक है। अब इसमें क्या कट जाएगा, h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां बचेगा r, इसको r का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा R1 का वर्ग बटा 3 प्लस R2 का वर्ग बटा 3, यही बचेगा। जब ये बचेगा तो इसी को आप लिख सकते हैं क्या, R बराबर R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग बराबर 3 के। यही सिद्ध होता है आपका, सिद्ध करना था, ये चीज सिद्ध हो गई। बात समझ में आ गई, बेलन के आधार की त्रिज्या निकल कर सामने आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ग्राफिकीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x प्लस वाई बराबर 10 है और 3x वाई बराबर 12 है का कोई हल नहीं रखता है, इसका कोई हल नहीं रखता है, यही बताना है। चलिए इसका कोई हल नहीं रखता है, यही बताना है। कैसे बताएंगे आप भाई? सबसे पहले लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? 2x प्लस 4y बराबर कितने के है? 10 के। दूसरा क्या है? 3x प्लस 6y बराबर है कितने के? 12 के। चलो ये भी मामला क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी मामला क्लियर हो गया। अब जब ये दोनों चीज हो गई तो इसमें बराबर लिख सकते हैं क्या? a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c2 बराबर 0 के। चलो भैया ये भी हमें क्लियर हो गया, ये भी रख दिया हमने। अब क्या होगा? अब यही रख लीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c3 बराबर कितने के? 0 के, ठीक है। सॉरी देखिए यहां पे हल्का सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां रख सकते हैं c1, यहां रख सकते हैं c2, ये दो इक्वेशन में बराबर के लिख लिए, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यही है, ठीक है। इसमें याद रखिए ये c1 अपान c2 बराबर नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब चलिए रख लीजिए a1, मान लीजिए इसको इस तरह से जब आप पूरा रखेंगे तो क्या रखेंगे बताइए भाई? a1 अपान a2 में डायरेक्ट रख रहा हूं 2/3 जो कि बराबर है कितने के? 4/6 के। अब इसको काटो 2/3, देखो ये भी हो गया। c1 अपान c2 भी रख लो, c1 अपान c2 कितना है? 10/12 के। तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, देखो नहीं हुआ बराबर, ये बराबर नहीं हुआ। क्या लिख सकते हैं? अतः क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका कोई हल नहीं है। अच्छा इसका कोई हल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर तो हो गया, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं आ रहा, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है आइए देखते हैं, इसमें ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दी गई है आकृति में त्रिज्या खंड OCB इतने सेंटीमीटर है, त्रिज्या वाले वृत्त का जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग मतलब इसका आपको क्या ज्ञात करना है? इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आइए देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। R बराबर कितना है? 3.5 सेमी है। R बराबर 3.5 सेमी है, ठीक है। तो अब यहां पर रख लीजिए क्या? 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही रखेंगे ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1/4 गुणते 22/7 इंटू क्या हो जाएगा? 35/10। भाई देखो पॉइंट हटाने के लिए 10 से भाग दे दिए हैं, यहाँ पे दशमलव लगा था ना, दशमलव, इसको हटाने के लिए यहाँ से 10 से भाग दिया गया है। ये मामला क्लियर रहना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 5 35, 5 एकम 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, ये 11, टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 गुणते 7.8 के बराबर 8 के। तो ये हो जाएगा 77.8 सेंटीमीटर वर्ग के। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब छायांकित भाग की बात करनी है। किसकी बात करनी है? छायांकित भाग की। चलो यहां लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इतना निकल के आ गया, देख लियो ना, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको, यही लिख दे रहा हूं फिर से। चलो देखो ये लिखा रहने दे रहा है, इतना ही निकल के आया है, नहीं भूलना नहीं। देखो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है कितने के? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है कितने के? OACB माइनस कितना हो जाएगा? ODB, त्रिभुज ODB के। हो गया क्लियर? चलो यहां क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं 77/8 माइनस 1/2 ब्रैकेट में कितने के हो जाएगा? OB इंटू OD के। ये क्लियर हो गया मामला। चलो आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको भी,
देखो कहना क्या चाह रहा है, ओबी इंटू ओडी के। तो अब यहाँ रख दो, यहाँ क्या रखोगे 77/8 रख दोगे, 77/8 माइनस 1/2 गुणते 35/10 गुणते कितना हो जाएगा 2। अब इसको काटो, जब इसको काटोगे कूटोगे तो टोटल तुम्हारा आ जाएगा 28/8। अब क्या करोगे 77/8 माइनस 28/8 कर लो, कितना आ जाएगा 8 बराबर कितने के आ जाएगा बताओ 49/8, 49/8 सेंटीमीटर वर्ग। बात क्लियर हो गई। इसको दशमलव में बनाओगे तो आएगा 6.125 सेंटीमीटर वर्ग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हो गया 6.125, देखो 6.125 सेंटीमीटर वर्ग। ये छायांकित भाग का क्या हो गया, ये छायांकित भाग का क्या हो गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का 90 पाई सेंटीमीटर, इसके आधा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यार ये सवाल तो कितनी बार बता चुके हैं, ये सवाल तो कितनी बार बता चुके हैं, फिर से सुन लो ये सवाल कैसे होगा। भैया यही सवाल एक एक बार बताएंगे, बार बार यही सवाल थोड़ी ना बताएंगे, लेकिन फिर भी सुन लो। चलो ये एक बन गया तुम्हारा, चलो बना दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बताओ। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है भाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई ये दी है। संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर एल। तो इसको टोटल बनाइए तो ये है 90 पाई के बराबर, ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई आर, कितना बन जाएगा ये देखिए, ये बन जाएगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ये हो गया मामला क्लियर। अब क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 90 बटा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एल के, ठीक है। एल की वैल्यू रख दीजिए, देखिएगा यहाँ पे r प्लस 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, क्योंकि l की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर दी है, रख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 बराबर आर स्क्वायर प्लस 13r के, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब यहां लिख दीजिए आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13r माइनस 90 बराबर 0। इसका इक्वेशन बन गया। क्या इक्वेशन बना है, आइए देखते हैं इसका क्या इक्वेशन बनेगा और क्या इसका आंसर आएगा। 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लेंगे आर स्क्वायर, क्या लिख लेंगे आर स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख लेंगे आर स्क्वायर, चलिए यही लिख देते हैं। ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r और माइनस 90, तो यहां से ले लीजिए, तो ये हो जाएगा r प्लस 18, ठीक है, माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा r प्लस 18, तो ये हो जाएगा r प्लस 18 बराबर 0 के। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा माइनस 18, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा माइनस 18, यहाँ पे है r माइनस 5 बराबर 0 के, तो r बराबर कितना हो जाएगा 5 के। नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेते, यानी ये नहीं लेंगे ये लेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो गई 5 आ गई, देखो r निकल कर 5 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये सवाल है, इसको सरल करना है भैया, इसको सरल करके दिखाओ कैसे होगा ये सरल, करो जल्दी सरल, इसको सरल करके दिखाओ जल्दी। ये सवाल आप सब कोशिश करिएगा, ये सवाल आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इस सवाल को आप लोग कोशिश करिएगा, इसको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको मैं। ये सवाल आप लोग कोशिश करिएगा, ये सवाल है, इस सवाल में क्या है बताइए। अरे इसमें कुछ नहीं निकालना है, क्या निकालना है, कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के प्रावधान निम्नलिखित माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका निकालना मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर 2 में बता चुका हूं, तीसरी बार फिर बता रहा हूं, याद रखिए बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता के बाद इसमें निकालेंगे क्या xi,
क्या निकालेंगे, एक्स आई, फिर निकालेंगे क्या, एक्स आई एफ आई। आइए देखते हैं, यही निकाल रहा हूं डायरेक्ट, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे निकलती है, एक्स आई एफ आई निकालिए, क्या होगा, ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35, देखिए 45, देखिए 55, देखिए 65, निकल आया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये होगा 40। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 5 है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 150 के बाद कितना होगा, ये होगा 300, फिर ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करते हैं दोनों नंबर को, ये हो जाएगा 525। चलिए अब आप लोग इतना जो बचा है गुणा करके हमको बताइए, ये हो जाएगा 585, कितना हो जाएगा 585, ये हो जाएगा 440, ये हो जाएगा 260। चलो भैया ये सब तो पता चल गया हमको। अब बारंबारता कितनी है टोटल, आपकी जो बारंबारता है ये बराबर है लगभग 64 के। ठीक है, और ये कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है बताइए, 2270 के। 2270 के, हमें फॉर्मूला मालूम है क्या, माध्यिका बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मालूम है। 2270 बराबर कितने के है, 64 के है। काटिए, 2270 बराबर 64 को करके बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा 35.48 लमसम, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शीय केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती है। चित्र ए, एंगल ए ओ बी बराबर है कितना, 100 डिग्री के। देख लो, एंगल ए ओ बी बराबर है कितने के, 100 डिग्री के। देख रहा हो ना, हाँ। तो एंगल ए पी ओ ज्ञात कीजिए। ए पी ओ ज्ञात करना है, ए पी ओ बताना है। कैसे बताओगे, चलो बताओ हमको जल्दी, कैसे बताओगे ए पी ओ बताना है, ए पी ओ जल्दी सिद्ध करो। ए पी ओ कैसे करोगे, करके दिखाओ ए पी ओ सिद्ध। अरे यार, इसमें एक चीज लिखी है क्या, एंगल ए ओ बी बराबर है कितने के, 100 डिग्री के। ठीक है, तो त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ, तो ए बटा ओ बी ये क्या है, ये आपकी त्रिज्याएं हैं। क्या है ये त्रिज्याएं हैं। ओपी बराबर ओपी क्या है, उभयनिष्ठ है। ध्यान रखिएगा, क्या है, उभयनिष्ठ है। चलिए आगे बताइए। ए बी बटा बी पी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखा है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी धड़ाधड़। अब आगे बताइए क्या करोगे आप। अब इसमें एक चीज और लिख लो ना भैया, ए पी ओ जो है वो सर्वांग सम है। किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज बीपीओ के। त्रिभुज एपीओ जो है सर्वांग सम है, इसमें एस 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 वाला लगेगा। बात इतनी क्लियर हो गई। इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद क्या करोगे, बता रहे हैं यहां से ऊपर से। इतनी चीजें लिख लिया करो, जब हम लिखते रहा करो तो हमारे साथ लिखते रहा करो, समझा देंगे हम। फिर आगे आगे बढ़ाओ, यहां लिखोगे ए ओ बी कितना है, ए ओ बी बराबर बी ओ पी के। ए ओ पी बराबर है बी ओ पी के, बराबर है कितने के, त्रिभुज ए ओ बी बटा 2 के। चलो ये भी मामला क्लियर हो गया। मामला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां लिखो त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी, ठीक है, बराबर है बी ओ पी के। ये बराबर हो जाएगा कितने के, 90 डिग्री के हो जाएगा। 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आगे बताओ क्या होगा, इसके आगे बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, समय कम है। अरे अब यहां लिखोगे क्या, त्रिभुज
देखो इसको मिटा देते हैं, पहले यही पूरा करके तुम्हें दिखा देते हैं। ये हम यहां क्या लिखोगे, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP। तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस निकालना क्या है APO बराबर कितने के है, बराबर है 180 डिग्री के। तो यहाँ क्या हो जाएगा APO बराबर कितना होगा 90 और 50 कितना होता है 40, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री के, तो APO कितना हो जाएगा 40 डिग्री के हो जाएगा, 40 डिग्री के हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि युगपत समीकरणों के युग्म में 3x + y - 12/0 है तथा x - 3y + 6/0 है को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनाती है। यस, x अक्ष से बनाने वाली रेखाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे बनेगी बताइए, बताइए जल्दी कैसे बनेगी, जल्दी बताइए, जल्दी 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 करिए, बिना समय खराब किए करिए, जल्दी बताइए। इसको कैसे करेंगे बिना समय खराब किए, जल्दी बताइए। भैया देखो एक रेखा दी है, मैं ग्राफ पे बता दे रहा हूं इसको लिख के। एक रेखा दी है, कितनी दी है 3x + y - 12/0 इतना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें y/0 x/0 ये हो गया, तो इसमें x/4 और y/12 ये आ गया। चलो जल्दी जल्दी देखो, y/12 x/4, तो x हो जाएगा कितना 4 और 0 कॉमा, और y कितना हो जाएगा, y कितना होगा 0 और 12। चलो ये एक निकल के आ गया। अब इसी तरह दूसरा समीकरण निकाल लो। दूसरा क्या है x - 3y + 6/0, इसमें भी x/0 y/0। तो क्या निकालोगे, x बराबर कितने के होगा और y बराबर कितने का होगा, जल्दी बताओ मुझको। x बराबर -6 के होगा, y बराबर 2 के होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 - 6, y बराबर हो जाएगा 0 2। ये दो चीज निकल के आ गई आपके सामने कि नहीं निकल के आ गई। अब इसको ग्राफ पे दर्शाना है, कैसे दर्शाओगे देखते चलो। इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, देखो इसको ग्राफ पे ऐसे दर्शाएंगे। ग्राफ खींच दिया, x एक्सिस y एक्सिस आपको पता है, ये y डैश है, ये y है, ये x है, ये x डैश है, प्लस माइनस सब आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 मानेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये लिख दिया। देखो मैं रफली बना रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 3 2 1 बन गया। चलो ऊपर भी जाओ, ऊपर कितना जाओगे 12 जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 10 12। चलो ले लिया, 2 2 की यूनिट ले लिया। अब ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो ग्राफिकल बनेगा वो समथिंग ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर एक तो ऐसे बनेगा, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो ये जहां मिलेगी वो 3,3 होगा, कितना होगा 3,3 होगा। तो त्रिभुज, त्रिभुज यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होगा ना, यही फॉर्मूला रख देंगे, बन जाएगा आंसर। देखो कैसे बेटा जल्दी जल्दी करना सीखो। आधार गुणे ऊंचाई हो गया, अब क्या करोगे बताओ, क्या रख दोगे, यहां रख दोगे 1/2 गुणते 10 गुणते 3 2 पंचे 10 5 तिहाई 15, क्या होगा कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना इकाई वर्ग होगा, इकाई वर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्न युग के रैखिक समीकरणों युग में बदलकर हल कीजिए। इसके युग्म को बदलकर हल करना है, ठीक है। इसमें देखो 1/x मान लिया a, 1/y को मान लिया b, ठीक है। मामला इतना क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे देखो, इसमें बनकर आंसर आ जाएगा 7b - 2a। 7b - 2a जो है बराबर है कितने के 5 के। ये आपका पहला समीकरण हो गया, बात समझ में आ गई। दूसरा समीकरण बन जाएगा 8b + 7a, 8b
प्लस 7a बराबर कितने के हो जाएगा 15 के। ये समीकरण 2 के है। बीच में एक चीज और होगी इसमें, याद रखना क्या हो जाएगा 7/y माइनस 2/x बराबर कितने को होगा 5 के। उस पर ये बनेगा, फिर 8 वाला भी ऐसे बन जाएगा, ये वाला भी ऐसे ही बन जाएगा तोड़ने पे। बात समझ में आ गई। चलो अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 7b माइनस 5/2। ये a की वैल्यू निकल कर आ गई। इस a के वैल्यू को समीकरण दूसरे में रख देना है, समीकरण दूसरे में रख देना है, ठीक है। ऐसे ही 8b प्लस 7 प्लस 7b माइनस 5/2 इस तरह रख दीजिए। जब रख देंगे तो बराबर में आंसर क्या आएगा, देखिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब उतना रख दिया तब इसके बाद इसका आंसर निकल कर क्या आएगा, देखो जब सारा इक्वेशन तुमने एक साथ रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16b, कितना आएगा 16b के प्लस क्या करेंगे 49b, 16b प्लस 49b माइनस 35 बराबर कितना 30 के। चलो ये हो गया, तो 16b प्लस 49b माइनस 35 माइनस 30, इसका साइड चेंज कर लिया। इसका जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस साइड चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 65b माइनस 65 बराबर 0 के। ध्यान से देखते चलो, तो ये क्या होने आएगा 65b बराबर 65 के, तो b बराबर कितना हो जाएगा 65/65, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। b की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई, तो यानी कि क्या लिखे थे 1/1y, 1/1y। तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 5/2, 7 माइनस 5/2 यानी कितना हो जाएगा 2/2, 1 a बराबर भी 1 आ गया, यानी 1 बराबर 1/x माने थे। इससे ये सिद्ध होता है कि x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बात क्लियर हो गई, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। आंसर हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये सवाल, क्या है पढ़िए, इस सवाल को पढ़ के हमें बताइए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका कि an बराबर इतने से दिया जाता है, ठीक है। an प्लस 3 प्लस 2n दिया गया है, तो क्या करेंगे, तो माना प्रथम पद, यहां लिखिए माना प्रथम पद, माना प्रथम पद आपका a है, कितना है a है, ठीक है। सर्वांतर कितना है, सर्वांतर को क्या कहते हैं d कहते हैं, d है। चलो आगे बताओ, तो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के हो जाएगा 3 प्लस 2n के। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 3 प्लस 2n के। चलो ये भी क्लियर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस डी एन बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2n के। चलिए देखते चलिए, जहां समझ में नहीं आएगा बताइएगा। तो a माइनस डी ये कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस डी बराबर कितने का हो जाएगा 3 के हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस डी बराबर कितने का हो जाएगा -2 के हो जाएगा, ठीक है। a माइनस डी बराबर कितने का हो जाएगा +2 के। ये दो चीज निकल कर हमारे सामने आ गई है, इसके बाद क्या कर लेंगे बताइए। जब ये दो चीज हमारे सामने आ गई तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर 2 हो जाएगा। a बराबर 1 हो गया, d बराबर 2 हो गया। ये -d था तो ये -2 हो जाएगा। ये दो चीज अलग अलग निकल के आ गई। फॉर्मूला रख दीजिए, प्रथम 25 पदों का योग, प्रथम 25 पदों का योग, प्रथम 25 पदों का योग का फॉर्मूला क्या रखेंगे, प्रथम 25 पदों के योग का फॉर्मूला क्या रखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो रखेंगे। सॉरी n माइनस है, वो बोल रहे हैं माइनस, रख दे रहे हैं प्लस, हमारी बेवकूफी देखो, n माइनस 1 इंटू डी, देख रहे हो। अब इसी फॉर्मूले पर रखना है भैया, सब कुछ करना नहीं है। यहां रख दो 25/2 प्लस a की वैल्यू आई है 1 प्लस n कितना है 25
-1 और डी की वैल्यू कितनी है -2, रख दो। चलो सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 12.5, 12.5 हो जाएगा 2 + 24 गुणते -2, टोटल कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा कितना 24 × 48 -48 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, -48 को सॉल्व करो, क्या आएगा बता रहे हैं? कुछ तुम लोग भी किया करो तो सोल्यूशन हम ही कर दे। कुछ चीजें तुम भी सॉल्व किया करो। अब देखो -48 -2 कितना हो जाएगा? 12.5 गुणते -46। अब इसको मल्टीप्लाई करो एक साथ, ये लंबा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा? इसको आएगा -650 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो प्रथम 25 पदों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? प्रथम 25 पदों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? -650 आ जाएगा। आंसर आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्या हुआ? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सी सवाल है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब होता है सामने की, आमने सामने की, ठीक है, सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। समपूरक कोण मतलब एक दूसरे के पैरेलल बनाती हैं। चित्र बनाएंगे तो आपको चीजें समझ में अपने आप आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए ये बन गया, ये इससे कटते हुए निकलेगा, ये इससे कटते हुए निकलेगा, ये इससे निकलेगा, ऐसे ये बन जाएगा समथिंग चित्र, ऐसे बन गया चित्र, ठीक है। यहाँ पे आप ये ए कर लीजिए, ये बी कर लीजिए, ये सी कर लीजिए, ये डी कर लीजिए, ये ओ कर लीजिए। इतना मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना मामला आपका क्लियर हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस त्रिभुज AOD बराबर है कितने के? 180 डिग्री के, ठीक है। त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD बराबर है कितने के? 180 डिग्री के। तो त्रिभुज ABO प्लस, ठीक है, त्रिभुज AOB बराबर है कितने के? एंगल CBO के। ये कितने के बराबर है? ये 1 है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे ही BCO बराबर एंगल OCD, ये हो गया 2 के। ऐसे ही हो जाएगा ODC एंगल ODA, ठीक है, ODA ये हो गया तीसरे के। ऐसे ही एंगल कितना हो जाएगा? OAD बराबर एंगल कितने के है बताइए? OAB के। ये हो गया चौथा। अभी क्या करना है? ये जो मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 निकाला, इन चारों को आपको रख के जोड़ देना है। जैसे ही आप जोड़ेंगे आपका आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे इसको? आप इसको रखेंगे 2 ब्रैकेट में, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये बराबर है 180 डिग्री के। कितने के बराबर है? 180 डिग्री के। अच्छा, 180 डिग्री बराबर होता है, बदमाश हो तुम लोग, ये होता है 360 डिग्री के बराबर। अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हो जाएगा कितना? 360, इसके बटा 2 जो है 360 के बटे में आ जाएगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण आपका निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC बराबर है किसके? त्रिभुज BOC बराबर है किसके? त्रिभुज BOC के। ये हो गया 180 डिग्री के। ये भी मामला आपका क्लियर हो गया बाई एंगल 1 प्लस एंगल 2। चलो ये भी भैया आपने कहा सर, चलिए हमने ये भी क्लियर कर दिया आपको। इसके बाद क्या करेंगे? एंगल त्रिभुज AOD बराबर है एंगल AOD के, ठीक है, ये भी त्रिभुज ही मान लो। ये बराबर है कितने? 180 डिग्री के। ये क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 ब्रैकेट में। चलो ये भी क्लियर हो गया मामला। अब जब ये सब क्लियर हो गया तो अब क्या लिखोगे? क्या कि एंगल BOC, ठीक है, एंगल BOC प्लस एंगल AOD, एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 360 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 180 के, तो यानी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। और यही हमको सिद्ध करना था। ये चीजें सिद्ध हो गई ना कि कोण अंतरित करते हैं संपूरक कोण, यही संपूरक कोण 180 डिग्री आपका सिद्ध हो गया।
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक स्पर्श रेखा खींचिए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की संकेंद्रीय वृत्त के एक बिंदु से खींची जाए, उसकी माप बताइए। गणना के माध्यम से उसके माप की जांच करनी है भाई, गणना के माप से उसकी माप की जांच करनी है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आने पे मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस सवाल को फिर आपको बताऊंगा। बात समझ में आ गई? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आप इस पे देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। रचना के पद लिखिए। चलो भैया इसमें रचना के पद भी लिखने हैं, लिख डालते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसको रचना के पद लिखने में। ध्यान से देखो कैसे बनेगा ये चित्र बनेगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ सेंटर लेंगे, ये ओ हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, फिर हम लोग पेन बदल लेंगे भाई, दूसरी पेन ले लेंगे ना, जब हमारे पास व्यवस्था है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक ठो अलग से खींचेंगे, यहाँ पे एक अलग से पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? टी ओ कह लेंगे, इसको पी कह लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए एक यहाँ से खींच देंगे, चलो यहाँ से खींच दिए भाई, ठीक है। ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। चलो ये कह रहे सर इतना तो हो गया, आपने इतना तो बता दिया, आप क्या करेंगे? तो अब इसमें कर्ण कितना है? कर्ण कितना होगा? ओपी। कर्ण कितना होगा? कर्ण होगा ओपी। और लंब कितना होगा? लंब होगा ओटी। बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा त्रिभुज ओपीटी में। इतना हो गया कर्ण और लंब की बात मैंने आपसे कर ली, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितने के हो जाएगा? ओटी अपान ओपी के। ओटी अपान ओपी मतलब कितने के बराबर हो जाएगा? 1/2 बराबर कितने के? 5/, ओपी के। चलो 1/2 बराबर 5/, ओपी के, ठीक है। तो ओपी कितना हो जाएगा? ओपी आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ओपी? ओपी आपका कितना आ जाएगा? ओपी ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपके 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब रचना के पद लिखने हैं, तो रचना के पद लिखने के लिए हम इसको मिटाते हैं और रचना के पद लिखते हैं। इतना आपको पता चल गया कि हमने ओपी निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए रचना के पद लिखते हैं। अब रचना के पद ध्यान से देखते चलिएगा, हम लिखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं रचना के पद। चलिए रचना के पद में सबसे पहला पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला पद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करते हैं। एक वृत्त की रचना करते हैं। एक वृत्त की क्या करते हैं? चलो भैया रचना करते हैं। दूसरा पद क्या लिखेंगे? दूसरे पद में क्या लिखेंगे? केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर। केंद्र ओ से किससे कितना? 10 सेंटीमीटर, ओपी जो बताए थे, ठीक है। ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। कितना लेते हैं? पी लेते हैं। चलो भैया एक बिंदु पी ले लिए, ठीक है। अब तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा बताओ क्या लिखेंगे? ओपी को व्यास मानकर, ओपी को व्यास मानकर वृत्त की ओपी को व्यास मानकर वृत्त की रचना की, जिसका केंद्र ओ है। वृत्त की रचना की जिसका केंद्र क्या है? ओ है। चलो चौथा पद क्या लिखेंगे? चौथा पद क्या होगा? दोनों वृत्त दो बिंदुओं T1 व T2, दोनों वृत्त दो बिंदुओं T1 व T2 पर प्रतिच्छेद
करती है। चलो भैया ये भी हमें क्लियर हो गया। अच्छा पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे? पांचवा पॉइंट इसमें आखिरी पॉइंट होगा, इसमें आपको सब फरिया जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा सब। क्या? PT1 व PT2, PT1 और PT2 को मिलाते हैं, तो स्पर्श रेखाएं क्या? PT1 व PT1 या PT2 प्राप्त होती हैं। मामला क्लियर हो गया। चलिए यहां पर आपका ये संभावित पेपर समाप्त होता है। संभावित मॉडल पेपर 3 मैंने समाप्त कर दिया। अब हम आपसे मिलेंगे संभावित मॉडल पेपर 4 पे, फिर संभावित मॉडल पेपर 5 पर। ठीक है, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। सबको नमस्कार। ओके बेटा, चलते हैं फिर।